हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डेलर थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 1 की लास्ट क्लास यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन की लास्ट क्लास में हम लोगों ने सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है ये देखा था, और फिर दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है ये सब देखा था। उसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, उनकी विशेषताएं और महत्व देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो कार्य प्रणाली है वो क्या है, और इसके सोपान क्या क्या हैं, और इसके अंग क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कार्य प्रणाली एवं सोपान। नॉर्मन ई ग्रोनलुंड के अनुसार मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षा उद्देश्यों की सीमा को ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनका कहने का मतलब था कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर जो पहले से ही सोपान तैयार किया गया है कि छात्रों को इतना गेन कर लेना है, उनकी जो पाठ्यवस्तु तैयार की गई है, जो सीमा एक तैयार की गई है कि छात्रों को इतनी शिक्षा ग्रहण करनी है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन किया जाता है उनका, ताकि हमें पता चले कि छात्रों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है और कितना अभी उन्हें और प्राप्त करना है। सिंपल सा डिफिनेशन है। और आगे हम देखते हैं मूल्यांकन के अंग। मूल्यांकन के 3 अंग होते हैं: शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं और व्यवहार परिवर्तन। ये हम लोग मूल्यांकन में देख चुके थे। एक रिवाइंड है, एक मतलब ट्रायंगल के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 अंग हैं। शिक्षण उद्देश्य पहले हम डिसाइड करेंगे हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, उसके बाद उसी के आधार पर उनका अधिगम क्रियाएं चलेंगी और फिर उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा। ये तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। शिक्षण उद्देश्य पहले बनाएंगे, पाठ्यवस्तु तय करेंगे, उसके बाद उसी के आधार पर उनकी अधिगम क्रिया चलेगी, उनको अधिगम प्रदान करेंगे, फिर उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उसका मूल्यांकन करेंगे। यह मूल्यांकन प्रक्रिया का अंग होता है। आगे हम देखते हैं सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। सोपान का मतलब होता है स्टेप्स, यानी स्टेप्स ऑफ इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान, जिसमें पहला पॉइंट है उद्देश्यों का निर्धारण। वही हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करते हैं। यही मूल्यांकन प्रक्रिया का स्टेप है कि पहले हम उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि हमें छात्रों को क्या क्या पढ़ाना है, उनकी पाठ्यवस्तु निर्धारित करेंगे, फिर उनकी उसी हिसाब से अधिगम क्रिया करेंगे, और फिर उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा उसका मूल्यांकन करके पता लगाएंगे कि उनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए। इसमें पहला पॉइंट है उद्देश्यों का निर्धारण, जिसमें उद्देश्य का 2 प्रकार से निर्धारण किया जा सकता है, एक सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य का मतलब हो गया भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष। जो छात्रों के 3 पक्ष होते हैं, भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, उन सब का निर्धारण। और फिर विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण, यानी पाठ्यक्रम या कक्षा शिक्षण से संबंधित, एक छात्र के व्यवहारों से संबंधित हो गया जो सामान्य उद्देश्य, और एक जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित हो गया शैक्षिक पाठ्यक्रम, तो हो गया विशिष्ट उद्देश्य। आगे है अधिगम क्रियाओं का आयोजन, यानी शिक्षण बिंदुओं का चयन, मतलब हम कौन कौन से शिक्षण जो प्रक्रियाएं हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, और शिक्षण क्रियाओं द्वारा उपयुक्त अधिगम अनुभव उत्पन्न करना। जो हम शिक्षण क्रियाएं चुनेंगे उसी के आधार पर हमारा अधिगम होगा, और जितना उपयुक्त शिक्षण प्रक्रियाएं चुनेंगे उतना ही अच्छा अधिगम भी होगा, और उससे छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होगा, और उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। जब ये सारी मतलब उद्देश्य का निर्धारण हो जाएगा, पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाएगा, उसी के आधार पर शिक्षक पढ़ाएंगे बच्चों को और उनके व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसके बाद उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की जांच हेतु उपयुक्त मानक उपकरणों का चयन। पहले कुछ जो मूल्यांकन के उपकरण हैं उनका चयन करेंगे, उसके बाद उनका मापक उपकरणों का प्रशासन तथा अंकन करेंगे, फिर प्राप्तांकों का विश्लेषण व व्याख्या करेंगे, और उसके बाद प्राप्त परिणामों का अनुप्रयोग करेंगे। उनके जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें जो परिणाम प्राप्त होगा संपूर्ण प्रक्रिया करने के बाद, उसके आधार पर छात्रों का विश्लेषण करेंगे, उनका पोषण तथा उपचारात्मक कार्यक्रम करेंगे। जैसे उनका मूल्यांकन सिस्टम अगर अच्छा गया, मतलब उन्होंने प्राप्तांक अच्छे प्राप्त किए, तो मतलब उनको उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उनका जो मूल्यांकन लेवल होगा वो
बेकार होगा, मतलब कम अच्छा होगा, तो उनको फिर से जो टॉपिक को समझने में जो दिक्कतें आई हैं उनका उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। फिर उपयुक्त उसी के आधार पर उनके बारे में अभिलेख तथा व्याख्याएं तैयार की जाएंगी। तो ये सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हो गए। आगे हम देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र। जब मूल्यांकन की बात कही जाती है तो इसका अभिप्राय विद्यार्थी के संपूर्ण मूल्यांकन से होता है। संपूर्ण मूल्यांकन मतलब उनके व्यवहारों का भी और उनके शैक्षिक क्रियाओं का भी मूल्यांकन, दोनों का मिला के। बल्कि व्यक्तित्व के अन्य पक्षों का मूल्यांकन भी निहित होता है। वही बात हो गई, जैसे सिर्फ शैक्षिक मूल्यांकन से ही मूल्यांकन का तात्पर्य नहीं होता, बल्कि उनके संपूर्ण मूल्यांकन से, यानी उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी जरूरी होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है शारीरिक विकास का मूल्यांकन। मतलब शारीरिक विकास से अर्थ विद्यार्थी के स्वास्थ्य संबंधी मूल्यांकन से है। इसमें कुछ समझाने वाला पॉइंट है नहीं, धीरे धीरे ऐसे देखते चलते हैं। अगला पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन, यानी मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य मस्तिष्क को स्वस्थ तथा निरोग रखने से है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलित विकास, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसका संतुलित विकास करता है। जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, अगर इंसान का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उसी के हिसाब से वो अपनी प्रक्रियाएं करता है, उसी के हिसाब से उसकी जो कार्य क्षमता है वो डिसाइड होती है। मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करके उसे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन के लिए समर्थ बनाता है। आगे है सामाजिक विकास का मूल्यांकन। विद्यालय का कार्य है कि वह विद्यार्थियों की इन क्षमताओं का मूल्यांकन भी करे, जैसे कि हो गया सहभागिता, सहानुभूति, सहयोग तथा अनुशासन। इन सब क्रियाओं का भी मूल्यांकन करे, जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि विद्यार्थियों में जो सामाजिक गुण है वो किस तरह का है, अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा होगा तो उन्हें और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, और अगर बेकार होगा तो उन्हें अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व के विकास का मूल्यांकन, यानी व्यक्ति संबंधी विशेषताओं व समस्याओं का पता करके उनके निवारण का प्रयास करना चाहिए। अगला और अंतिम पॉइंट है शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन। शैक्षिक उपलब्धियों से तात्पर्य विषयगत दक्षता या योग्यता का मापन है, यानी कि जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं, जैसे हम उनका एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, उस आधार पर उनका मूल्यांकन, जो शिक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसके आधार पर उनका मूल्यांकन। तो ये तो मूल्यांकन के क्षेत्र हो गए। अगले क्लास में हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन के प्रकार देखेंगे, और उनका जो कुछ ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह वाले पॉइंट है वो सब देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।